10 नवंबर 2025 शाम के ठीक 6 बजे 45 मिनट दिल्ली के लाल किले के सुनहरी मस्जिद के सामने एक होंडा i20 कार निकलती है। सामान्य सी दिखने वाली ये कार कुछ ही मिनटों में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। वो कार लाल किले के सामने से यूटर्न लेती है। ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार एक लाल बत्ती के सामने जाके रुकती है। बगल में मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। सड़क पर चलते लोग, ऑटो, रिक्शे, बहुत सारी चीज़ें और इस कार में बैठा हुआ एक चालाक इंसान। सब कुछ सामान्य लगता था और कुछ सेकंड के बाद जबरदस्त धमाका इतना ज़्यादा तेज था कि नज़दीक खड़ी 6 कार और 3 रिक्शे वहीं पर चल उठे। सड़क की हर एक लाइट बुझ गई। मेट्रो स्टेशन का जो शीशा था वो टूट कर बिखर गया। दूर खड़ी जितनी भी गाड़ियाँ थीं वो सब, उनके सब हेडलाइट और उनकी कार और उनकी बाइक सब जल गई और कितने भी मतलब कार भी फट गई थी। और उसके बाद धरती तक भी हिल उठी। और सबसे डरावनी बात यह है कि धमाका के 150 मीटर उसका जो पार्ट था वो उड़ते हुए दिखाई दिया। जहाँ पर ब्लास्ट हुआ वहाँ पर 2 लोग वहीं पर वीडियो फुटेज बना रहे थे। वो वीडियो फुटेज ये रहा। और यही राज है कि आज तक जितने भी ब्लास्ट हुआ था उसका वीडियो फुटेज अभी भी है। वीडियो को स्लो करने पर पेड़ों का हिलना, धुआं आसमान में उड़ना और लोगों की चीखें जैसे कि भयानक चीज़ें होने वाला है वो सब दिखाता है। स्थानीय लोग का एक कहना है कि इतनी जोश से जो साउंड था हमने ज़िंदगी में पहले कभी सुना ही नहीं। उनका सब कहना था, जितने भी वर्कर थे उनका जो साइड में जो स्टोर था वो सब बोल रहे थे इस तरह से। धमाका इतना ज़्यादा हुआ कि ITO तक सुनाई दिया और उसका धमाका इतना प्रभाव बहुत ज़्यादा था कि 2.5 किलोमीटर दूर तक वेब्स गया था और सबको सुनाई भी दिया था। 6:55 PM पर फायर सर्विस को कॉल गया। 7 फायर ब्रिगेड को भेजा गया। 7 बजे तक पुलिस पहुंच चुकी थी। 7 बजे 15 मिनट तक एम्बुलेंस भी आ गया। लेकिन चांदनी चौक में जो भी लोग घायल थे वो लोग उनको उठाकर रिक्शे में जल्दी अस्पताल पहुंचा दिए। 20 से अधिक लोग घायल थे। उन्हें तुरंत LNJP हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 8 लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 13 लोगों की जान चली गई वहीं पर। और इनमें शामिल है लोकेश अग्रवाल जो परिजन से मिलने आए थे, अशोक गुजर जो DTC थे, जो कंडक्टर के थे इसलिए, पंकज सैनी जो टैक्सी ड्राइवर थे, दिनेश मिश्रा जो चांदनी चौक पर साड़ियाँ की पर काम कर रहे थे दुकान में, नुमान जो कॉस्मेटिक स्टोर पे कर्मचारी थे, जुमान मोहम्मद टैक्सी ड्राइवर थे, अकेला परिवार को चला रहे थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, तो तेरा पूरी जिंदगी है। ब्लास्ट के बाद बॉम्ब डिफ्यूज स्क्वाड भी आए। फॉरेंसिक टीम, NIA और NSG सभी मौके पर पहुंच गए वहाँ पर। लेकिन सरकारी और एजेंसी ने किसी ने किया किसी ने नहीं किया इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद कार की पहचान हुई। नंबर था HR26CE 7674। कार कई लोगों के हाथ से गुजरी थी। मतलब एक बंदा था जो ओनर था, उसने और किसी को बेच दिया और जिसको बेच दिया था और उसने किसी को बेच दिया था। आपको नाम बताता हूँ। पहले गाड़ी खरीदी थी मुसलमान, उसके बाद देवेंद्र अम्बाला का व्यक्ति और आगे भी उसको बेचा गया था। कुछ ऐसे रिपोर्ट में कहा गया कि कार कश्मीर के पुलवामा के पास एक व्यक्ति के पास ठहरी थी। उसके बाद सरकार इसको आतंकी हमला घोषित भी नहीं किया। लेकिन 2 बातें इस दिशा में ले जाती है। दिल्ली पुलिस ने UAPA में केस दर्ज किया और वही बात प्रधानमंत्री ने भूटान जाके इसको साजिश बताया और इस जांच को NIA को सौंप दी गई। दिल्ली ब्लास्ट के कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। J&K पुलिस और हरियाणवी पुलिस कश्मीर में 2 डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, जिससे पाकिस्तान आतंकी की जोश ए मोहम्मद गजवत मौद हिंदी से जुड़े होने वाला आरोप है। गिरफ्तार के बाद फरीदाबाद में एक किराए मकान में छापा पड़ा और वहाँ पर मिला 360 किलो विस्फोटक। बाद की जो रेट था वो 3000 विस्फोटक मिला, 20 टाइमर, उसके बाद बैटरी, वॉकी टॉकी, उसके बाद रिमोट उपकरण, भारी मात्रा में तार, क्रिंकोफ राइफल, 2 मैगजीन और एक पिस्तौल। ये बहुत बड़ी साजिश का संकेत था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक डॉक्टर की टीम में और एक था डॉक्टर उमर नबी जो पुलवामा का निवास था। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई I20 उमर नबी के पास थी। धमाके से पहले वही कार चला रहा था और उसके साथ ही पकड़े गए तो वो घबरा गए। जल्दबाजी से वो लो डेवलप बॉम्ब से वो हमला किया।
ये भी जांच किया जा रहा है कि क्या उमर ने भी ये 13 मृत्यु के मतलब शामिल है। इसीलिए उनका माँ का DNA लिया गया। 13 मासूम जिंदगी और कई परिवार को तबाही, और इसको आंकड़े में नहीं जोड़ सकते हम। और ऐसे समय में आप 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहे। पहला है कि टीवी न्यूज़ चैनल, दूसरा है सोशल मीडिया जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर और खौफ पैदा करता है, और तीसरा है आपकी निजी धारणाएं, इसको थोड़ा सा चेंज करिए और पॉजिटिव रहिए। सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बिना थ्योरी और बिना मतलब आप आइडेंटिटी प्रूफ पाए बिना आप यकीन करना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों इससे बिहार चुनाव जोड़ रहे थे, मतलब इसमें कोई सबूत ही नहीं मिला। हम क्रिटिबल बने बट गैर जिम्मेदार नहीं। भारत के होम मिनिस्टर सुरक्षा के प्रमुख हैं, तो बड़े सवाल ये है कि 3000 किलो विस्फोटक फरीदाबाद में वो भी किराए घर में कैसे पहुंचा? ये नेटवर्क कितने समय से एक्टिव था? क्या देश में जितने बाकी शहर थे वो भी टारगेट थे? क्या ये सिर्फ एक टेस्ट ब्लास्ट था और आगे कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं? 6 साल पहले पुलवामा के धमाके में यही सवाल था, 300 किलो RDX भारत में आया कैसे? आज फिर वही सवाल खड़ा है। आपको बता देना चाहता हूँ कि धमाके की तीव्रता देखकर फॉरेंसिक टीम ने 3 संभावनाएं निकाली। पहला है इम्प्रूव एक्सप्लोज डिवाइस, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल, इलेक्ट्रिक सर्किट, टाइमर जैसी चीज़ें इस्तेमाल होती है। और नंबर 2 कार के अंदर एडिटेड डिवाइस, यानी ऐसी IED डिवाइस जो कार को कुकर प्रेशर की तरह बनाती है। नंबर 3 हैंडलेस डेटोनेशन, जिसमें टाइमर या रिमोट से धमाका किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि ब्लास्ट में सफल नहीं था, यानी लोहे के टुकड़े, बॉल बेयरिंग, नट बॉल ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं मिली। इसका मतलब था कि ये विस्फोट जल्दबाजी, कम समय में और जल्दी ना प्लानिंग की वजह इसको बनाया गया। इसको टेरर एक्सपर्ट पैनिक बम कहते हैं। इससे बम प्रेशर में नहीं बल्कि दबाव में आतंकियों से जल्दी बनाया जाता है। फॉरेंसिक टीम ने दिल्ली के लाल किले, रियागंज और चांदनी चौक के 50 से ज़्यादा CCTV फुटेज चेक किए। टाइम लाइन इस प्रकार से बनी: 6:45 PM पर होंडा i20 कार लाल मस्जिद सुनेरी से वहीं से निकलती है। 6:48 PM पर लाल किले सामने से यूटर्न लेती है। 6:50 PM में कार धीमी होती है और GPS कनेक्ट डिस्पोज होती है। 6:52 में वो कार लाल बत्ती के सामने रुकती है जहाँ पर ट्रैफिक होता है। 6:52 और 14 सेकंड में कार में हल्का फॉग लाइट और थोड़ा सा झटका ऑन होता है। वही सेम चीज़ कार में 6:52 28 सेकंड में कार वहीं पर ब्लास्ट होता है। इस 14 सेकंड को फॉग लाइट ऑन करने के इस समय जांच को बहुत ज़्यादा प्रभाव किया, क्योंकि माना जा रहा है कि यही वक्त था कि जब खराब वायरिंग और स्पार्क की वजह से ये सब हुआ। NIA के अनुसार ऐसे पैनिक बॉम्ब 3 वजह से होती है। पहला है नेटवर्क टूटने का डर, साथियों की गिरफ्तार होने की वजह से आतंकियों इस तरह का कदम उठाते हैं। नंबर 2 पकड़े जाने की घबराहट। उमर नबी के बारे में यही दावा किया गया कि उसने आखिर 24 घंटे में अपना फ़ोन को बंद कर दिया और लोकेशन भी ऑफ की, और कई बार भी सिम बदलने की कोशिश भी की। 3 इनफैक्ट बिफोर अरेस्ट मानसिकता, यानी गिरफ्तार होने से पहले एक बहुत बड़ा संकेत दे के जाओ। इसी साइकोलॉजी के दबाव में दिल्ली में इतना बड़ा बहुत ज़्यादा धमाका किया। जांच में सबसे डरावनी बातें ये थे कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डरावनी बातें 2 थी। टेलीग्राम चैनल के थ्रू कोऑर्डिनेशन, डार्क वेब चैट, एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल और VoIP क्लास के जरिए संभव किया जा रहा था। डार्क वेब चैट एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल पर VoIP क्लास के जरिए समाधान किया जा रहा था। नंबर 2 विस्फोट का सोर्स पाकिस्तान, सीमा पार से इंस्ट्रक्शन मैनुअल, केमिकल रेशियो, ट्रिगर्ड मैकेनिज्म। ये सारी बातें अब तक संदेह है, बट इंडिया में ये सारी बातें पहले से कभी देख चुका है। जहाँ लॉन्चिंग पाकिस्तान से होती है वहीं पर इंडिया में एग्जीक्यूशन भारत में होता है। लाल किला भारत का स्मारक नहीं, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 15 अगस्त का भाषण, हर साल लाखों पर्यटक, दिल्ली की सबसे बड़ा व्यस्त सड़क और मेट्रो स्टेशन और मार्केट भी पास में। इस जगह धमाका करने के लिए बहुत ज़्यादा दस्तक देती है। सिंबॉलिक टारगेटिंग टेररिज्म के लिए बहुत बड़ा सिंबल होता है। भारत में इतनी सारी एजेंसी होते हुए भी रॉ, IB, दिल्ली पुलिस, SPG, NSG, NIA, फिर भी इतना बड़ा विस्फोट भारत में
भीतर कैसे हो सकता है? ये सवाल जरूर है। 3000 तक विस्फोटक शहर के अंदर आया कैसे? किन रास्तों से आया? इतने समय तक लोगों को क्यों पता नहीं चला? ये नेटवर्क कितने जिलों में फैला हुआ था? क्या दिल्ली अकेला टारगेट था? सवाल गहरा है, बट इस सवाल को जवाब आने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। NIA ने ब्लास्ट साइट से जले हुए हड्डी के टुकड़े, 29 DNA सैंपल, कार की सीट के अवशेष सब इकट्ठा किए। उमर नबी की मां का DNA लेकर अब क्रॉस मैच किया जा रहा है। अगर मैच होता है तो ये साबित होगा कि हमलावर भी इस धमाके में मारा गया। अगर नहीं, इसका मतलब वो अब तक जिंदा है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ब्लास्ट के ठीक अगले 24 घंटे में दिल्ली में 140% अफवाहें बढ़ी। सोशल मीडिया पर 20,000 प्लस गलत अफवाहें फैलाएगी। कई चैनल ने सीमा पार हमला घोषित कर दिया। कई लोगों ने भी सरकार की साजिश भी बता दिया। सच ये है कि तथ्य आने में समय लगता है, लेकिन झूठ तुरंत फैलता है। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है कि लोगों से डर नहीं, सच्चाई से सोचो। ये साजिश कितनी लंबी थी? कौन कौन इसमें शामिल था? और ये भारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले थे? इन सभी सवाल का जवाब अभी जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन एक घटना के बाद एक बात को सबके सामने रख दिया। हमारे देश में हमारे पॉलिटिशियन और अपने जितनी भी एजेंसी है और हमारे देश में जितनी सारी जनता और बहुत सारे न्यूज़ और इन्फ्लुएंसर बहुत सारे कितने ज़्यादा डरते हैं और लोगों को डराते हैं और TRP के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे देश में जितने सारे एजेंसी है वो कितनी ज़्यादा फीका है, आप खुद देख सकते हो एक घटना के बाद। और चाहते हो कि इस तरह से और एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊं, तो इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना और कमेंट में इस वीडियो के लिए नेक्स्ट लिख लेना। ठीक है, मैं आपको एक टॉपिक के दूसरा भी टॉपिक लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए बाय।